हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये 4th लेक्चर होने वाली है। और जिसके पहले हम लोगों ने जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा सा कंडक्टर है ना, सीधा कंडक्टर है और उससे करंट फ्लो कर रही है, वो करंट उससे बह रही है। ठीक है, तो एक सीधा सा कंडक्टर से करंट को अगर हम फ्लो कराते हैं, गुजारते हैं, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इतना तो हम जान चुके हैं। हैंस क्रिश्चियन और स्टेड के एक्सपेरिमेंट इतना बताता है कि जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना। और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा और मैग्नेटिज्म का गुण आ जाएगा उस कंडक्टर के अंदर। तो आज हम जानेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, बिल्कुल सीधा सा कंडक्टर है और उससे करंट पास हो रही है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। तो इसको आप एक्टिविटी को आप कर भी सकते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए ठीक है, हमें लेना होगा टेक अ थिक स्ट्रेट, एस टी मीन्स सीधा, स्ट्रेट, एस टी मीन्स स्ट्रेट कंडक्टर ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सपोज कॉपर का तार ही ले लिया, कॉपर वायर। ठीक है, अब इससे क्या करना है कि इस कंडक्टर से क्या करना है, पास इट थ्रू, इस कंडक्टर को गुजारना है थ्रू द सेंटर ऑफ अ थिक कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड लेना है मोटा सा, है ना, एक कार्डबोर्ड लेना है और उस कार्डबोर्ड से इसको, इस वायर को, जो हमारे पास सीधा सा एक वायर है और हमें एक ऐसा कार्डबोर्ड लेना है मोटा सा, उससे गुजारना है लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या करना है कि ये जो वायर का एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है, तो इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट द इंच ऑफ कंडक्टर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। अब इसको क्या करना है कि बैटरी से इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ लगा देना है स्विच। हमने इसको कनेक्ट कर दिया, छोटी लाइन माइनस होगी, बड़ी लाइन वाली जो होगी ये प्लस होगी। बैटरी से इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है क्यों कनेक्ट करना है? सो डैट, ताकि जो करंट है, करंट फ्लोज गुजरना शुरू कर दे, फ्लोज फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। एक्चुअली देखिए, ये प्लस वाला एंड ये है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी प्लस। इसको आप ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, ये की था, की को यहाँ ऑन कर दिया गया, तो करंट प्लस वाले एंड से निकलना शुरू करेगी और बी से होते हुए कैसे गुजरेगी, ए से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी ए, फिर यहाँ, फिर फाइनली यहाँ ऐसे इंटर कर जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है स्टूडेंट, इस कार्डबोर्ड पर छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, लोहे के चूर्ण, लोहे के महीन महीन जो कण होता है वो, आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड, राइट। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस पे कार्डबोर्ड पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लोहे का यहाँ पर चूर्ण जो है, इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है ना, अब क्या होगा कि जैसे ही इसको अरेंज कर दिया और करंट गुजरना शुरू हो गई, उस समय क्या करेंगे, हम इसको टैप करेंगे। जो कार्डबोर्ड है इसको इस तरह से, इसको थोड़ा सा टैप करेंगे। टैप करने से क्या होगा कि जितना भी आयरन का फीलिंग्स है, लोहे का चूर्ण है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि सारा का सारा जो आयरन फीलिंग्स है वो
इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लिया, ठीक है। इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल में सारा का सारा आयरन फिलिंग्स क्या करेगा, अपने आप को अरेंज कर लेगा स्टूडेंट। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई, ये जो वायर के चारों तरफ इस तरह से अरेंज हो जाएगा, सारा का सारा आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल। ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं स्टूडेंट आपका कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। चलिए इसको ऊपर हम बना लेते हैं, यहाँ नहीं दिखता है। तो ये सारे के सारे कंसेंट्रिक सर्कल हैं। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि सारे के सारे जो आयरन फिलिंग्स है वो करंट एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रही है ना, आप देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब बी से ए जा रही है। तो आप देखेंगे कि कंसेंट्रिक सर्कल जो होती है अपने आप को इस तरह से, ये सारा जो आयरन फिलिंग्स है अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में अरेंज कर देते हैं। स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स कई सारे सर्कल्स होते हैं लेकिन जिनका सेंटर एक ही होता है। कंसेंट्रिक सर्कल, कई सारे सर्कल जब एक ही सेंटर से ड्रॉ होंगे तो उनको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये तो कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में सारे के सारे आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ये बताइए कि यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल आपको क्या बताता है। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएगा स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि जब सीधा हमारे पास एक कंडक्टर है और इससे हम करंट गुजारते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस फॉर्म में होता है, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। व्हाट विल हैपन स्टूडेंट इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट इस तरह से जा रही है ना, क्या होगा जब करंट के डायरेक्शन को हम करंट के डायरेक्शन को ही बदल दे, मीन्स करंट को इस तरह से गुजारे, ठीक है, करंट को हम इस तरह से गुजारे तो क्या होगा स्टूडेंट, आप देखिए है ना, करंट को अगर आप नीचे इस तरह से गुजारेंगे मीन्स ए से बी जाएगा, यहाँ है बी से ए और यहाँ ए से बी जाएगा करंट इस तरह से। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल जो आप देख रहे हैं ये कैसे होगा स्टूडेंट, इस तरह से अरेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से अरेंज होएगा। तो आप देखिए कि जब करंट अपवर्ड जा रहा है तो कंसेंट्रिक सर्कल किस तरह से अरेंज हो रहा है, वो उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट, देखिए घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट। और जब डाउनवर्ड करंट आ रही है तो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज, ये घड़ी के डायरेक्शन में, ठीक है। सो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं तो क्लॉकवाइज ये अरेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर यहाँ पर हर एक ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस हैं इसका हर एक जो पार्टिकल्स होगा वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक मैग्नेट दिखाने की कोशिश करूँ तो ये नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा, है ना। यहाँ अगर हम दिखाने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। यानी कि नॉर्थ पोल जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ नोट पॉइंट में डाल लेंगे कि जो नॉर्थ पोल होगा ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास समझते हैं ना, मैग्नेटिक कंपास है ना, पॉइंट से वो बताएगा, पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल उधर ही होगा स्टूडेंट, नॉर्थ पोल उधर ही होगा स्टूडेंट, ठीक है, नॉर्थ पोल उस तरफ ही होगा। चलिए तो इतना तक क्लियर हो गया स्टूडेंट, आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट अभी हम लोग जानेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है आइए समझते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल में आप देखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताता है। कब, जब आपके पास कोई सीधा सा कंडक्टर हो और उसमें करंट अपवर्ड फ्लो कर रही हो या करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रही हो तो इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
ये कौन सा रूल हमें बताएगा? ये हमें बताएगा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। शायद इसी को मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, शायद आप देख लेंगे एक बार इसको, मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कि हमारे पास राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कहाँ करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट उस डायरेक्शन को हम लोग प्राप्त करेंगे किस रूल से? राइट हैंड थंब रूल से प्राप्त करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ओके, सो क्या है ये रूल, आइए समझते हैं। इमेजिन द स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। सपोज डैट कि हमारे पास जो है, ये मार्कर को आप कंडक्टर समझिए, ठीक है ना, मार्कर को आप कंडक्टर समझिए और आप इसको इस तरह से पकड़ लीजिए, ठीक है। Imagine the straight conductor in right hand such that the thumb points in the direction of current। और ये जो आप देख रहे हैं, अंगूठा देख रहे हैं, अंगूठा क्या होना चाहिए? सपोज कीजिए कि करंट ये टिप से निकल रही है, जो छोड़ है ना मार्कर का, अंतिम जो एंड देख रहे हो, इसको ऐसे करंट निकल रही है सपोज डेट। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में हम आपका अंगूठा भी होना चाहिए, ठीक है, समझे ना। सपोज कीजिए कि करंट ऐसे गुजर रही है, ये पतले वाली नोक से निकल रही है, इधर से एंटर कर रही है और इधर से निकल रही है। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आपका अंगूठा होना चाहिए। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा करंट की डायरेक्शन। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, कर्लिंग फिंगर जो है, कर्लिंग ऑफ द फिंगर, जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये मुड़ी हुई उंगलियां ही बताएंगी, क्या बताएंगी? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट। तो होप आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया होगा। तो अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। और अगर करंट जो होंगे, है ना, अगर करंट जो होंगे आपका डाउनवर्ड होगा, अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट नीचे की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट? क्लॉकवाइज होगी, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में होगी स्टूडेंट, यहाँ घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट होगी स्टूडेंट। और राइट हैंड थंब रूल क्या बताएगा? स्ट्रेट कंडक्टर में करंट जब हम फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो बताता है स्टूडेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट, अभी हमको जानना है कि हमारे पास एक सीधा सा स्ट्रेट, हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रेट सीधा सा कंडक्टर है और जिससे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और इससे आर डिस्टेंस पर, आर दूरी पर एक पॉइंट सी है, और सी के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सी के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा स्टूडेंट, ये हमें पता करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को ही कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और इसको बी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो हम अभी जानने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि हमारे पास सीधा एक कंडक्टर है जिसमें करंट गुजर रही है, और इस कंडक्टर के कारण जिसमें करंट पास हो रही है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आप जितना करंट यहाँ से पास कराएंगे, जितना ज़्यादा करंट कंडक्टर से गुजरेगी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम करंट अगर इससे गुजारेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है स्टूडेंट। करंट मीन्स जितना ज़्यादा आप करंट इससे गुजारेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और करंट कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्टूडेंट। और ये पॉइंट नंबर 1 आप रिमेंबर रखेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट को यहाँ हम लोग देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा जो है स्टूडेंट ये है कि आप देखो कि इस वायर कि अगर कोई पास है, कोई यहाँ है, तो डिस्टेंस जितना कम होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस व्यक्ति को या इस जो भी चीज़ यहाँ पर रखी गई है उसको फील होगा, एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जैसे ही आप इस वायर से दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होता जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर, ठीक है। डिस्टेंस का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे
ठीक है। दो बातें यहाँ पर, जितना ज़्यादा आप देखो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा, और डिस्टेंस जितना कम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा स्टूडेंट, और यहाँ पर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब आपके पास दो यहाँ पर इक्वेशन मिल जाती है, आप इसको दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं स्टूडेंट तो आपको एक अलग से नया सा इक्वेशन आपको मिल जाता है। अब आइए समझते हैं वो इक्वेशन क्या है। वो जो इक्वेशन स्टूडेंट है वो क्या आपको निकल के सामने आएगा, आइए समझिए। तो वो जो इक्वेशन आएगा आप यहाँ सीधे लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो बी आई 1/r ऐसे लिखाएगा। अब ये i इंटू 1 से i अपॉन r, और ये सिंबल हटेगा स्टूडेंट, तो ये सिंबल हटेगा, तो म्यू नोट बाई 2 पाई कांस्टेंट है, ये यहाँ पाएगा म्यू नोट को हटने पर, और ये आपका फार्मूला बन गया स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो म्यू नोट आप देख रहे हैं ये कैसे लिखते हैं, पहले इसको लिखने के लिए सीखिए। ऐसे यू लेकर जाइए, फिर यहाँ से ऐसे कीजिए, म्यू नोट हो गया। ये एक तरह का कांस्टेंट है, इसके बारे में हायर क्लास में डिटेल्स पढ़ेंगे, और इसको कहा जाता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और इस कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू भी होती है, वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये फार्मूला हमने सीखा कि किस तरह से हम एक स्टेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो अराउंड दिस कंडक्टर what is the magnitude of magnetic field and how can we get it. So with the help of this formula we can get it the formula of value of and magnitude of magnetic field around the state conductor carrying current. Okay, now स्टूडेंट हम इस पर भी जो हम लोगों ने फार्मूला जस्ट सीखा है अभी, अब जस्ट लर्न फार्मूला, सो लेट अस टेक ए न्यूमेरिकल ऑन इट। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन एक कर लेते हैं इस पर फटाफट। और क्वेश्चन है स्टूडेंट की अ पावर वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पियर। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, what will be the magnetic field due to this wire, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट अ पॉइंट 1 मीटर बिलो इट। सो स्टूडेंट आप देखिए कि स्ट्रेट वायर है कि नहीं, है ना। इसमें आप देखेंगे स्ट्रेट वायर होना चाहिए, प्लस जितने भी डेटा है वो सभी एसआई यूनिट में होना चाहिए। तो देखो करंट कितना है स्टूडेंट, आई इक्वल टू आई से करंट को डिनोट करते हैं 100 एम्पियर, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, ये भी एसआई यूनिट में, ये भी एसआई यूनिट में। तो सीधे मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला जो हो जाएगा म्यू नोट बटे 2 पाई एंड आई अपॉन आर। सो मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नोट का वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और आई कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर आई देख लीजिए 100 है। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ -7 होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो अगर गलती से कहीं 10⁻⁷ हो गया होगा तो आप उसको 10⁻⁷ समझना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर 100 है तो 100 कर दिया, और नीचे है 1, चलिए नीचे है 2 पाई भी, सॉरी 2 पाई है, 2 पाई है, फिर आर का वैल्यू है 1। तो यहाँ देखिए पाई से पाई खत्म और 2 से ये खत्म, तो 2 चला गया ऐसे, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 10⁻⁷। अच्छा आप 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं बिल्कुल, तो 2 इंटू आप देखिए कौन सा फॉर्मूला पर गया, a⁻m इंटू a⁻n। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, a⁻m + n पढ़े हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये बेस है 10 और इंटू में है तो पावर ऐड होगा, तो -7 + 2 it gives 2 into 10⁻⁻5 and recall the SI unit of magnetic field student, that is
टेस्ला। टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास अगर एक लूप है, यानी कि एक सर्कुलर कंडक्टर है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे होता है, वो उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है उसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए सीखेंगे। थैंक यू।